मैं सुनील जी, खाँटी बिहारी, शुद्ध भारतीय। आप बिहार के तमाम छात्रगण जो 10वीं कक्षा में अध्ययनरत हैं, उनके लिए पुनः एक लाजवाब लेक्चर सीरीज लेकर के हाजिर हूँ। और यूरोप में राष्ट्रवाद के दूसरे भाग के तहत प्रथम भाग मैंने पूर्व में उस वीडियो के रूप में डाल रखा है, और आपसे आग्रह है कि इस दूसरे भाग को सुनने, यूरोप में राष्ट्रवाद के दूसरे भाग को सुनने से पहले आप यूरोप में राष्ट्रवाद के पहले भाग को शुरू से लेकर के अंत तक सुन ले। यदि आप शुरू से लेकर के अंत तक ना सुनेंगे तो आपको ये दूसरे भाग समझने में कठिनाई होगी। इसको दो भाग में देने का औचित्य इसलिए था कि ये चैप्टर थोड़ा बड़ा था, छात्रों को समझने में कठिनाई ना हो, दुविधा ना हो, परेशानी ना हो, इसके कारण हमने इसको दो भागों में दिया। तो पिछले भाग में इटली के एकीकरण की का हमने डिस्कस कर लिया। हमने आपको बतला दिया कि इटली का एकीकरण कैसे हुआ था। अब यहां से जर्मनी के एकीकरण से मैं शुरुआत करता हूं। जर्मनी मध्यकाल में एक शालरमा राजा हुआ करता था। शालरमा राजा की ठीक वैसी ही स्थिति थी जर्मनी में जैसे भारत में अकबर की थी। इसने जर्मनी को संगठित किए हुए था, जर्मनी को एकीकृत किए हुए था। लेकिन शालरमा के जाने के बाद कुछ ऐसे शासक होते हैं जो देश को अपने बुद्धि, विवेक, चातुर्य और सैन्य संगठन से देश को एकीकृत कर लेते हैं। जैसे कि आपको याद होगा कि मध्यकाल में, अकबर के काल में 15 राज्य भारत के एकीकृत थे। औरंगजेब के काल में आते आते तक मुगल काल में 20 राज्य उसके अंदर संगठित थे, एकीकृत थे, वो भारत के अंदर आता था। उसी तरह प्राचीन काल में अशोक का भी बहुत बड़ा क्षेत्र पर उसका अधिकार था। तो महत्वपूर्ण शासक जो होता है वो अपने सैन्य, अपने बुद्धि, विवेक, चातुर्य, इन सब से पूरे देश को एकीकृत कर देता है। तो शालरमा था। लेकिन शालरमा के मृत्यु के बाद फिर वैसे योग्य शासक ना हो सके। इसके कारण हुआ कि आधुनिक युग आते आते जर्मनी 300 छोटे छोटे, 300 के लगभग छोटे छोटे राज्यों में बट गया, जिसमें बहुत ज्यादा राजनीतिक और धार्मिक विषमताएं थी। एक दूसरे से लड़ते रहते थे, एक दूसरे के विरुद्ध षड्यंत्र करते रहते थे, एक दूसरे के नीचा दिखाने पर लगे रहते थे। तो उस स्थिति में अब जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य था, उसका नाम था प्रशा। क्या था नाम? प्रशा। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। तो जर्मनी के एकीकरण में कुछ बुद्धिजीवी विद्वान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि जब अलग अलग यूरोप के अलग अलग देशों में एकीकरण का हुआ तो एक वेव की तरह यह चलने लगी और अन्य देश भी प्रभावित होते। ध्यान आपको यह भी बात रखना है कि यदि किसी बगल के देश में कोई अभियान चलता है तो उससे दूसरा देश अछूता नहीं रहता। उसी तरह से यूरोप में जब राष्ट्रवाद की भावना चली तो जर्मनी भी प्रभावित हुआ। और जर्मनी के एकीकरण में हीगेल, कांट, हम्बोल्ट, ग्रीम जैसे बुद्धिजीवी का महत्वपूर्ण भूमिका था। इसमें बुद्धिजीवी, किसान, कलाकार, शिक्षक, विद्यार्थी, इन सबका सहयोग से राष्ट्रवाद पनपा। शिक्षक और विद्यार्थी मिलकर के एक ब्रुसेनसेफ्ट नाम का संस्था बनाए थे। याद रखिएगा, शिक्षक और विद्यार्थी मिलकर के ब्रुसेनसेफ्ट, ये भी आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पूछने का एक महत्वपूर्ण ये प्रश्न हो सकता है। तो मेटरनिक जानते हैं कि जो ऑस्ट्रिया का एक सत्ताधीश था, ऑस्ट्रिया का हम कह सकते हैं कि वो सर्वेसर्वा था। मेटरनिक, उसको हम राजा कह ले कि या वहां का सर्वेसर्वा था, मेटरनिक चांसलर कह ले। तो मेटरनिक उसको कुचलने के लिए, मेटरनिक चाहता था ऑस्ट्रिया का कि ये जर्मनी में एकीकरण कभी ना हो, और वो जर्मनी में दखल देते रहता था। उसने इस आंदोलन को कुचलने के लिए एक काल्सवाद का आदेश जारी किया ताकि वो इस आंदोलन को कुचल सके। लेकिन आंदोलन धीरे धीरे बढ़ते चलेगी। जर्मन व्यापारियों ने भी आर्थिक व्यापारिक समानता लाने के लिए एक जालबेरिन नाम की संस्था बनाई। कौन सी संस्था? याद रखेंगे, जालबेरिन। ये भी आपको वस्तुनिष्ठ में पूछेगा कि जालबेरिन संस्था कहां की संस्था थी, तो जर्मन, और किन की संस्था थी, तो जर्मन व्यापारियों की संस्था थी। अब जर्मनी के एकीकरण में एक बहुत ही, जिसको बाजीगर के भी नाम से जाना जाता था, बिस्मार्क की महत्वपूर्ण भूमिका थी। बिस्मार्क
आरंभ में हिगेल के विचार से प्रभावित था, लेकिन बिस्मार्क में एक बात था कि वो निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करते हुए जर्मनी का एकीकरण के प्रयास में लग गया। उसका मानना यह था कि जब तक हम टाइट नहीं होंगे, जब तक हम कड़ा रुख नहीं अपनावेंगे, जब तक हम लड़ करके, दबाव डाल करके और उसको युद्ध में पराजित करके और तभी हम जर्मनी को एकीकृत कर सकते हैं। इसके लिए इसने लौह और रक्त नीति अपनाया। लौह और रक्त नीति क्या है कि तुम आओ, जैसा मैं कहता हूं, छोटे छोटे राज्यों को वो या तो स्वीकार करो हमारी बात को, हम में मिल जाओ, हमारी आधिपत्य को स्वीकार करो और जर्मनी में एकीकृत हो जाओ, और नहीं एकीकृत होगे तो तुम्हें हमसे युद्ध करना पड़ेगा, प्रशा तुमसे युद्ध करेगा और युद्ध के बाद तुमको मटिया मेट कर देगा। लौह और रक्त नीति यही कि तुमको हम, या तो तुम हमारी जो शर्तें हैं उसको स्वीकार करो, एकीकृत हो और हमारा आधिपत्य मानो, अन्यथा हम तुमको बर्बाद कर देंगे, मटिया मेट कर देंगे और नेस्ताभनूद कर देंगे। यही लौह और रक्त नीति का है। आपको बतलाते हैं कि मध्यकाल में बलबन ने भी लौह और रक्त नीति चलाया था अपने समकक्ष सरदारों को कुचलने के लिए। तो बिस्मार्क में एक बहुत बड़ी कला थी कि यह गुप्त संधि करता था। गुप्त माने कि पता नहीं लगने देता था, जिसको कहते हैं भितरे भितरे, ग्रामीण भाषा में कहते हैं तौरे तौरे, ये अपना गुप्त संधि कर लेता था। पता कब लगता था? जब दो देश के बीच युद्ध होता था तो तीसरा देश उसकी सहायता करने के लिए अचानक चला आता था, तब पता होता था। तो बिस्मार्क ने आपको कि ऑस्ट्रिया को हराने के लिए बिस्मार्क ने सबसे पहले फ्रांस से गुप्त संधि कर लिया, इटली से भी गुप्त संधि कर लिया, और गुप्त संधि के बाद तब ये ऑस्ट्रिया से उलझा और ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच एक सेडोबा का युद्ध हुआ था। सेडोबा का युद्ध ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच हुआ था। ये आपको वस्तुनिष्ठ में पूछ भी चुका है 10th के वस्तुनिष्ठ में। तो उसमें ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच जब सेडोबा का युद्ध हुआ 1866 ईस्वी में, तो ऑस्ट्रिया और उस समय अचानक फ्रांस और इटली से जो गुप्त संधि बिस्मार्क किए हुए था वो आ गया इसके सहायता में। अचानक ऑस्ट्रिया घबरा गया, अरे भाई ये क्या हुआ, हम तो फ्रांस से नहीं लड़े, हम तो इटली से नहीं लड़े, अचानक ये जर्मनी की सहायता में चला आया। लेकिन हक्का बक्का हो गया, अब इस पर कुछ चला नहीं। परिणाम हुआ कि ऑस्ट्रिया बुरी तरह से हारा और ऑस्ट्रिया हार गया और जर्मनी जीत गया और प्रशा जीत गया। ये ऑस्ट्रिया की हार एक बहुत ही बड़ी मील की पत्थर जर्मनी के एकीकरण में भूमिका निभाया। लेकिन बिस्मार्क उससे भी तेज तर्रार और चतुर चालाक था। बाद में बिस्मार्क फ्रांस को भी धोखा दे दिया। फ्रांस से भी उसने कुछ ऐसे शर्तें थे जो फ्रांस का वो नहीं माना। तो परिणाम हुआ कि फ्रांस के शासक नेपोलियन और प्रशा के बीच फिर एक युद्ध हुआ और इस युद्ध में भी फ्रांसीसियों की जबरदस्त हार हुई, बुरी तरह से इसमें भी हार हुई। 1871 ईस्वी में यह युद्ध हुआ था और इस युद्ध में फ्रांस एक तरह से बर्बाद हो गया, नेस्ताभनूद हो गया और फ्रांस एक बहुत बड़ी शक्ति को जर्मनी ने कुचल कर रख दिया। इसका कारण था कि बिस्मार्क यहां भी कुछ अन्य देश से गुप्त संधि किए हुए था और फ्रांस के शर्त को न मान करके धोखा दिया, जिसके कारण फ्रांस क्रोधित हो गया और फ्रांस के शासक नेपोलियन को यह अपमानजनक लगा और युद्ध के लिए आया। 1871 ईस्वी में एक महाशक्ति फ्रांस को जर्मनी बुरी तरह से कुचल दिया, हरा दिया और इसके कारण जर्मनी में अब एकीकरण का जितने भी विरोधी तत्व थे वो लगभग समाप्त हो चुके थे और जर्मनी एकीकृत हो गया और एक एकीकृत शक्तिशाली देश बन गया। अब जर्मनी के देखा देखी यूनान में भी राष्ट्रीयता का उदय होने लगा। यूनान के बारे में जानते हैं कि प्राचीन काल में, याद होगा आपको कि सिकंदर कहां का था? यूनान का था। और आप अरस्तु कहां का था? यूनान का था। हिप्पोक्रेटस कहां के थे? यूनान के थे। थियोफ्रेस्टस कहां के थे? यूनान के थे। अब जब इतने सारे विद्वान के प्राचीन काल में यूनान विद्वता का केंद्र था, दर्शन, कला, चिकित्सा, विज्ञान, साहित्य, इन सब का केंद्र बिंदु था। लेकिन बाद में और
बाद में धीरे धीरे यूनान कमजोर पड़ता चला गया। तो जब कमजोर पड़ता चला गया तो यूनान में ये इस पर तुर्की साम्राज्य अधिपत्य कर लिया था। तुर्की साम्राज्य इसको स्वतंत्र नहीं होने देता था। तो जब यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ तो यहां पर हितेरिया फिलाइक, वस्तुनिष्ठ में फिर ये पूछ सकता है कि हितेरिया फिलाइक नाम की संस्था, ये ओडेशा नाम के स्थान पर इसको गठन किया गया था। किस स्थान पर, याद रखेंगे, ओडेशा। और इसका उद्देश्य था कि तुर्की को यूनान से भगा देना है, इसको यहां से हटाना है। तो यही इसका उद्देश्य था। अब वहां पर इंग्लैंड के एक महान कवि लॉर्ड बायरन पहुंच गए। ये तुर्की को भगाने में ये भी अच्छी अच्छी कविताएं, देश प्रेम वाला कविता गठन करने लगे कि यूनानी ने इनको इन यूनानी के स्वतंत्रता संग्राम में ये लॉर्ड बायरन शहीद हो गए। इसके कारण, चूंकि तुर्की ने इनको मारने में भूमिका निभाई थी, इसके कारण यूनान के पक्ष में संपूर्ण यूरोप में सहानुभूति की लहर दौड़ने लगी। अब रूस भी इसको साथ देने लगा। परिणाम हुआ कि 1821 ईस्वी में अलेक्जेंडर चिपसिलांटी, नाम याद रखेंगे, अलेक्जेंडर चिपसिलांटी, पुनः मैं आपको बतलाता हूं। अलेक्जेंडर चिपसिलांटी ये कहां से थे? तो यूनान से थे। इसके नेतृत्व में यूनान में विद्रोह शुरू हो गया। तब 1827 1827 आते आते तक इंग्लैंड, फ्रांस और रूस तीनों मिलकर के यूनान के समर्थन में उतर गया। अब यूनान के समर्थन में 3 देश और तुर्की के समर्थन में एगो छोटा सा मिस्र था। परिणाम हुआ कि तुर्की कमजोर पड़ गया और नोवारिनो की खाड़ी में इसको घेर लिया गया। तुर्की हार गया। 1832 ईस्वी में यूनान स्वतंत्र हो गया। तो यूरोप का एक और देश स्वतंत्र हो गया। अब हंगरी के बारे में जानते हैं। हंगरी में राष्ट्रीयता को उदय कैसे हुआ? तो हंगरी में ऑस्ट्रिया का प्रभाव था। ऑस्ट्रिया बड़ा कट्टर देश था। ये अन्य देशों में फूट डालो शासन करो की नीति में रहता था, लेकिन सब जगह से ऑस्ट्रिया को धीरे धीरे उसका भेद खुल गया और उसको भागना पड़ा, हारना पड़ा। तो 1848 में यहां पर राष्ट्रीय आंदोलन का शुरुआत हुआ। कब? 1848 में। और आंदोलन का नेतृत्व कोशूथ और फ्रांसिस डिक नाम की संस्था ने किया। कोशूथ और फ्रांसिस डिक नामक संस्था कहां की थी? तो हंगरी की थी। याद रखेंगे छात्रों, ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। तो 31 मार्च 1848 आते आते हंगरी भी पूर्ण रूपेण स्वतंत्र हो गया। अब एक आपको डिस्क्रिप्टिव में, वर्णनात्मक में पूछ सकता है कि यूरोप के राष्ट्रवाद का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। तो मैं संक्षेप में आपको बतला देता हूं कि यूरोप के राष्ट्रवाद का भारत पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। मैसूर के जो टीपू सुल्तान थे, वो टीपू सुल्तान मैसूर के शेर भी कहता था, वो फ्रांसीसी क्रांति से बहुत प्रभावित था और फ्रांस और ब्रिटेन में दुश्मनी सदैव रही। और फ्रांस से उन्होंने अपने सेना को प्रशिक्षित कराया। फ्रांस के जैकोबिन क्लब के सदस्य बने, जो अंग्रेज का नंबर 1 का दुश्मन क्लब था। टीपू सुल्तान ने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया श्रीरंगपट्टनम में। टीपू सुल्तान का यह कहना था कि मैं इंग्लैंड की दास्ता को स्वीकार नहीं करता हूं। और भारत में, जैसा कि आपको मालूम है कि 1857 में क्रांति भी हुई थी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम विद्रोह भी उसको कहते हैं। तो वो विद्रोह भी कहीं न कहीं यूरोप के राष्ट्रवाद से प्रभावित था। और राजा राम मोहन राय भी, वो भी इस राष्ट्रवाद की भावना को भारत में जितना ही उनसे हो पड़ा, वो राष्ट्रवाद की भावना को फैलाने में उसका सहायता लिए। तो इस तरह से आप देखते हैं कि यूरोप के राष्ट्रवाद का सकारात्मक असर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर भी पड़ा। और जो ये माना जाता था कि ब्रिटेन एक अपराजेय शक्ति है, इंग्लैंड एक अपराजेय शक्ति है, वो भारत में धीरे धीरे ये माना जाने लगा कि नहीं, एक न एक दिन इंग्लैंड और ब्रिटेन को भी भारत पराजित करेगा और उसको भारत से विदा कर देगा। इस तरह से यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर आप छात्रगण यहीं पर समाप्त हुआ।
इसको मैंने 2 पार्ट में आपके सामने प्रस्तुत किया और मैं सुनील जी खाटी बिहारी अब आपसे इजाजत लेना चाहता हूं। लेकिन इसके पहले मैं आपसे पुनः आग्रह करूंगा कि आप बिहार में किसी भी स्थान से यदि 10th क्लास में या 11th क्लास में या 12th क्लास में और खास करके मेरी विशेषज्ञता आपको प्रतियोगी परीक्षा के तैयारी में सिद्धस्त में माना जाता हूं, तो उसके लिए तो मैं आपको वीडियो एक से एक अपलोड बाद में करता रहूंगा और अब करता रहता भी हूं। तो आप मेरे YouTube चैनल जिसका नाम सुनील जी खाटी बिहारी है, आप इसको सब्सक्राइब कर ले, ये बिल्कुल फ्री है। लाइक करें, कमेंट करें, अपने मित्रों में शेयर करें और मैं आपको एक से एक जानकारी प्रस्तुत करता रहूंगा। और इसी के साथ मैं सुनील जी खाटी बिहारी आपसे विदा ले रहा हूं। जय बिहार, जय भारत।